हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट लेसन लेकर आए हैं। 13 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 4 की बुक है ये ईवीएस की, और आज हम आगे के लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का लेसन क्या है। लेसन है बसवा का खेत। तो यहाँ बसवा के बारे में बताया गया है। ये बसवा हैं और इनके खेत के बारे में बता रहे हैं कैसे ये अपने खेतों में काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ बसवा और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में। तो बेलवनिका गांव कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है और हर बार की तरह इस बार भी वो वहाँ पर वो बसवा नहीं था, एक लड़का है बसवा, वो अपने बारे में बता रहा है। मेरे अप्पा किसान हैं, जुलाई का महीना है और हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे भी अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले दिनों अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत को नरम किया था। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। इस पार्ट में केवल प्याज के बारे में एक फसल उदाहरण के तौर पर ले ली है। कोई भी फसल ले लीजिए, इसलिए इन्होंने बस प्याज की फसल को लिया है। बाकी इलाकों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, उनके बारे में बच्चों को बताएं। चलिए आगे देखते हैं खेती का हुनर। अब ये है कि अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। अब इनके यहाँ प्याज की फसल जो है वो बीज बोकर होती है। देखिए हमारे इलाके में तो प्याज की फसल को पौध लगाकर होती है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। इनके यहाँ बीज बोए जाते हैं। बैल कुरीगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। तो कुरीगे क्या है? देखिए कुरीगे कहा गया है हल को। ये एक हल है जिससे खेत की जुताई की जाती है, लेकिन इनके यहाँ इसे कहते हैं कुरीगे। और इसे खींचते कौन है? बैल खींचते हैं। बैल इसे कुरीगे को खींचते जाएंगे और इनके जो पिताजी हैं, जिन्हें ये अप्पा कह रहे हैं, वो पीछे पीछे यहाँ बीज डालते जाएंगे। अप्पा को इस तरह कुरीगे में बीज डालते देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसा ही करूं, पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूं। अप्पा मुझे बीज डालने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसके हाथ अभी छोटे हैं और उन्हें नहीं पता कि कितना बीज डालना है। वो कहीं ज़्यादा बीज डाल देंगे और कहीं कम। अब प्याज की फसल देखिए, यहाँ पर ये प्याज की फसल उगी है। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ ही निकल आई है खरपतवार। तुम जानते हो ना खरपतवार क्या है? तुमने किसी खेत या बगीचे में देखे। अब खरपतवार के बारे में बता रहे हैं। खेत या बगीचे में कुछ पौधे बिना बोए ही उगाते हैं। हम जो फसल बोते हैं उससे अलग भी कुछ पौधे अपने आप उगाते हैं और उन्हें ही क्या कहते हैं? खरपतवार। इनके अप्पा कहते हैं कि इस खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम खेत में जो भी खाद पानी देते हैं वो ये खरपतवार ही उसे ग्रहण कर लेगी और इससे जो प्याज की फसल है इनकी वो कम होगी। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की मदद करूँगा। अब देखिए यहाँ प्याज के खेत में ये खड़ा है लड़का। हर रोज पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं। और कितने बड़े? देखिए इसके घुटनों तक आ रहे हैं। अब क्या समय है? अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब शायद मैं कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं जा सकूँगा। क्यों नहीं जा सकेगा? क्योंकि इस समय खेत में बहुत ज़्यादा काम होता है और काम करवाने के लिए इसे अपने खेतों पर जाना होता है, इसलिए स्कूल नहीं जा पाएगा। अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है और प्याज की फसल में ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर काम करते हैं। समय से अगर प्याज ना निकाले तो क्या होता है? वो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाती है और इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। क्या तुम भी बसवा की तरह किसी काम में अपने घर में बड़ों की मदद करते हैं? तो बच्चों से पूछो ताकि वो भी इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएं। अब प्याज की फसल के बारे में यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे ये सब प्याज की फसल को साफ कर रहे हैं और इन्हें बोरियों में भर रहे हैं। अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं। घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा, छोटी माँ ने इलीगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया है। अब ये इलीगे क्या है? देखिए यहाँ पर ये जिस यंत्र की सहायता से इनको अलग कर रहे हैं उसे ही बोलते हैं इलीगे। अब इससे बहुत ध्यान से काम करना होता है, अन्यथा हाथ कटने का भी डर होता है। और जब प्याज जब साफ़ हो जाती है तो उसे बोरियों में भरकर बांध दिया जाता है और उसके बाद ट्रक की सहायता से मंडी में बेचने के लिए ले जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं।
पता करो। ये देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं और पूछा है कि इनका नाम क्या क्या है, कि तुम्हारे इलाके में इसे इसका क्या नाम है। देखिए ये है, पाठ में इसका नाम क्या दिया गया है, पाठ में दिया है इसका नाम कुरीगे। अब आपके इलाके में इसका क्या नाम है वो सबके इलाके में अलग अलग होगा, इसलिए अपने अनुसार लिख लीजिए। काम क्या है, इसका काम होता है मिट्टी को उलटना और बीज बोना। इसकी सहायता से देखिए यहाँ जो डंडी है इसमें बीज डाले जाते हैं और ये धीरे धीरे करके यहाँ से निकलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर ये एक और यंत्र दिया है, इसका नाम लेसन में क्या दिया है, इसका नाम दिया है खूंटी। और तुम्हारे इलाके में इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है, हमारे इलाके में बोलते हैं इसे कुदाल। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मिट्टी को नरम करना, इससे इसकी सहायता से मिट्टी को खोद कर नरम किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक और यंत्र है और पाठ में इसका नाम क्या दिया गया है, पाठ में इसका नाम है इलीगे। वहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं, देखिए हमारे इलाके में तो इसे दरांत बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, सब्जी आदि को काटना का काम ये करता है। अब इससे आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये कैसे खेतों में काम कर रहे हैं, प्याज को खोद कर निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये कुदाल से इसे खोद कर निकाल रही है, यहाँ बीज बो रहे हैं और ऐसे ही अलग अलग कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं कौन सा है। छोटे छोटे लेसन हैं ये, और इन्हें जितनी जल्दी से हम कर लेंगे इतना अच्छा होगा। देखिए आपको सीटेट अगर कवर करना है तो यहीं से क्वेश्चन आपको निकालने होंगे। लेसन में 2-2 4-4 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं कुल। आपको बड़ा लगेगी कि एक ही बुक में कितने लेसन हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा से आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आगे बात, जो नेक्स्ट लेसन है हमारा वो क्या है, वो है लेसन 15 मंडी से घर तक। चलिए इसके बारे में देखते हैं इस लेसन में क्या है। रात में दिन, मैं वैशाली हूँ, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी उनकी मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं, जब सुबह के 3 बजे हो। देखिए कितनी जल्दी उठ जाते हैं। जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया, मैं और हम सब मिलकर पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में निकाल लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो जो पुरानी सब्जी होती है, पहले दिन की सब्जी होती है, उसे ये निकाल कर अलग कर लेते हैं और ताज़ी सब्जी को भरकर मंडी में इन्हें ले जानी होती है। और क्योंकि मंडी जो है सुबह सुबह लग जाती है, इसलिए इन्हें जल्दी जाना होता है और सुबह 3 बजे उठकर अपना काम शुरू करते हैं। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न की पों सुनाई देती है और फिर भैया, चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। चलिए आगे हैं दिन की तैयारी। अब ये दिन में क्या करते हैं, बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा, मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। देखिए कैसे ये सारी सब्जियों को अलग अलग कर रहे हैं और कौन कौन सी सब्जियों के बारे में यहाँ बात हो रही है, जैसे कि बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, ये सभी सब्जियाँ। घर के सब लोग मिलकर इनको छांटते हैं। जो सब्जी कच्ची होती है और बेचने के लिए तैयार नहीं होती उसे अलग कर लेते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है ताकि बाज़ार जल्दी पहुंचा जा सके। और इसके बाद आगे क्या है, देखिए अब ये बाज़ार पहुंच जाते हैं और लगभग कितने बजे, 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाज़ार चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने अपनी ये सब्जियों को बेचने के लिए बाज़ार ले गए हैं। अगर देर हो जाए तो इनके ग्राहक दूसरे सब्जी बेचने वालों से सब्जियां ले लेते हैं। मुझे भी तो 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। अब देखिए कितनी जल्दी बच्चे उठते हैं, काम करते हैं और उसके बाद तब स्कूल जाते हैं। छोटू का स्कूल दोपहर का है, वह थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाज़ार पहुंच जाता है। थोड़ी देर ठेले के पास रहता है और फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वो बाबूजी की मदद करने उनके पास चला जाता है। अब आगे क्या है, बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं,
वे इसलिए करते हैं ताकि वो सब्जी, क्योंकि वो सब्जी जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसलिए सोचते हैं कि पहले वही सब्जी बेची जाए जो पहले दिन की हो। क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है? बिल्कुल, घर में कुछ सब्जियां सड़ जाती है, रखी रहती है वो पहले दिन की, या फिर बाजार से भी कुछ सब्जियां खराब आ जाती हैं। आगे देखते हैं। जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती है, भैया बोरियों में से ताज़ी सब्जी निकाल कर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी भी छिड़कते रहते हैं। और पानी क्यों छिड़कते हैं? ताकि वे सूख ना जाएं। बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर आते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। और घर के बाकी सब लोग कब तक काम करते हैं? 11 से 11:30 बजे तक। केवल 4 घंटे के बाद फिर उन्हें 3 बजे उठना होता है और नया दिन उनका शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर चलिए आगे है। आगे क्या है यहाँ पर? अब की बार जब घर में भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर देखो, क्या ये सब भिंडियाँ एक ही नाप की हैं? बिल्कुल नहीं, अलग अलग नाप की होती हैं। चलिए आगे है, क्या है? आगे दिया है, उनमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी को देखो, उनकी नाप को उन्हें नापो, क्या अंतर है? चलिए यहाँ पर देखिए कुछ सब्जियों के चित्र हैं, जैसे कि गाजर, आलू, यहाँ पर बैंगन, घिया, टमाटर। तो ये सब यहाँ पर इनमें कलर करेंगे, बच्चों के लिए है। और आगे यहाँ पर क्या है? जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियाँ, ये देख लेते हैं ये लिस्ट क्या है। कौन कौन सी सब्जियाँ हैं जो जल्दी खराब हो जाती है? यहाँ पर दिए भी हैं इनके नाम, जैसे कि पालक जल्दी खराब हो जाता है, केला, फूल गोभी, यहाँ पर ये भी जल्दी खराब होती है, टमाटर। और कौन कौन सी सब्जियाँ? जैसे कि बैंगन, अंगूर आदि ऐसे फल और सब्जियां हैं जो जल्दी खराब हो जाती है। कुछ दिन तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां, जैसे कि लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, ये वो फल सब्जियां हैं जिन्हें हम कुछ समय तक रख सकते हैं। चिकनी सब्जियां और खुरदरी सब्जियां, अब इसके बारे में आगे दिया है कि यहाँ कुछ सब्जी, यही सब्जियों के नाम थे। अब इनमें से कुछ चिकनी और खुरदरी सब्जियां छांटनी है। चिकनी जैसे कि पालक, लौकी, खीरा, सेब, अंगूर, बैंगन, टमाटर आदि। खुरदरी सब्जियां जैसे कि आलू, प्याज, फूलगोभी, नाशपाती, चीकू, अदरक और अनानास। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नीचे फिर से एक और तालिका दी गई है, इसमें अपनी पसंद के 3 और नाम आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? जैसे कि चलिए इसमें सेब है, सेब का रंग कैसा होता है? यहाँ पर ये छांटना है। जैसे कि लाल हरा सा रंग होता है इसका। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 सेंटीमीटर। मात्रा कितनी है इसकी? इसे किस में मापा जाता है? जैसे कि लीटर में नापना होता है, दर्जन में, किलो में, तो सेब को मापते हैं हम किलो में। और ऐसे ही इसके नाम पूछकर, अपने आसपास से पूछकर यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है बच्चों के लिए। केला किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है, लगभग 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई तक हो जाती है, इसे दर्जन में मापते हैं। आलू किस रंग का होता है? ग्रे कलर का होता है, भूरे से रंग का होता है, और इसकी लगभग 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ऐसे ही पत्ता गोभी, कोई और सब्जी ले लीजिए आप, उसका यहाँ पर कलर लिखना है, उसकी लंबाई कितनी है, किस में मापते हैं, तो यही सब यहाँ पर है। चलिए आगे क्या है यहाँ पर। अब यहाँ बच्चों के लिए एक और तालिका दी है कि कई जगह से सब्जी का नाम, कोई जैसे कि यहाँ पर हमने लौकी ले लिया, और से 2-3 दुकानों पर पूछो किस किस रेट से वो बिक रही है, इसके बारे में पता करना है। और इसके साथ ही हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एक और लेसन हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। लेसन का नाम क्या है? चूँ चूँ करती आई चिड़िया। अब इस लेसन में देखते हैं यहाँ पर क्या है। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, आकाश में एक भी बादल नहीं है और सूरज तेज चमक रहा है। देखिए यहाँ इस पक्षी का नाम क्या है? ये पक्षी होता है फाख्ता। गोरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। पक्षियों ने तो अपना घोंसला, कुछ पक्षियों ने तो बना भी लिया है, और कुछ घोंसलों में अंडे से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है,
उसके घोंसले में अभी एक अंडा और है, लगता है माने से अभी ठीक से सोया नहीं है। देखिए अध्यापक के लिए अब यहाँ बात हो रही है, गिजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। तो गिजूभाई के बारे में बात हो रही है जो गुजरात के थे। ये बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया था और इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित भी करें। चलिए आगे क्या है। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी ने अंडे दिए हैं। तो जो कलचिड़ी, देखिए ये कलचिड़ी इस लेसन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो जो कलचिड़ी पक्षी है वो अपने अंडे कहाँ पर देता है, देखिए ये देता है पत्थरों के बीच। और कलचिड़ी पक्षी का अन्य नाम क्या है, इसे इंडियन रोबिन भी कहते हैं। बच्चों भाई ने मुझे वह जगह दिखाई, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला किससे बना होता है, कलचिड़ी का घास से बना होता है और उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा होता है। घोंसलों से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। इसके बाद आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए। कलचिड़ी कोए जैसी नहीं है। देखिए यहाँ पर कौवा दिखाया गया है। कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती है। तो यहाँ इनके घोंसलों का अंतर दिखाया गया है कि जो कोए का घोंसला होता है उसमें क्या होता है, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं, जबकि कलचिड़ी का जो घोंसला होता है उसमें नाजुक टहनियाँ होती हैं, जड़, ऊन, बाल और रुई ये सब होते हैं। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा, वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और उस बच्चे के मुंह में कुछ रखा। तब तक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। देखिए यहाँ कोयल दिखाई गई है और कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, वो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता, अथवा ऐसे आ जाएगा कि कोए के घोंसले में अंडे देने वाले पक्षी का नाम क्या है और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वो होती है कोयल। कोयल अपने अंडों के साथ, कौवा अपने अंडों के साथ जो कोयल होती है उसके अंडों को भी सेता है। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है और उसकी डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर होता है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वो पक्षी कौन सा है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो वो होता है कौवा। जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल आता है कि फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गोरैया आमतौर पर घर में ही आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। यहाँ पर बसंत गोरी पक्षी को दिखाया गया है। घर की दीवार के आले में, गोरैया पक्षी घर की दीवार के आले में भी अपना घोंसला बना लेती है। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, कहाँ पर, जैसे कि पुराने मकान या खंडरों में। बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दर्जिन चिड़िया दिखाई गई है। दर्जिन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा ही काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सील लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही होता है उसका घोंसला। देखिए कैसे इसने पत्तों को सील दिया है यहाँ पर, ये यहाँ से, और इसके बाद जब ये थैली सी बन जाती है इसमें ही ये अपने अंडे देती है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर, देखिए यहाँ पर शक्करखोरे को दिखाया गया है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरे का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो घोंसला किससे बना होता है? इनका घोंसला बना होता है बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़े। देखिए कपड़े तक उसमें लगा होता है, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी उसमें यूज किए जाते हैं। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था।
अपनी माँ और खाने के इंतजार में। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में जानते हो? वीवर पक्षी देखें यहाँ दिखाया गया है। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वो अपना अंडा देती है। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसला बनाना है, अंडे देना, यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए घोंसलों में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। और जैसे मनुष्यों और दूसरे जानवरों के दुश्मन होते हैं, ऐसे ही पक्षियों के भी कई दुश्मन होते हैं। कोए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार इनके घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, ये हर एक पक्षी की परीक्षा होती है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। अब ये सब देखिए कि जो भाई ने लिखा है, उनका एक पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है। गिज्जू भाई बदेका ने ये पत्र कितने साल पहले लिखा था? लगभग 75 साल पहले लिखा था। पता करो तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी उस समय कितने साल के थे। इस पत्र में किन किन पक्षियों के नाम आए हैं? हमने कई पक्षियों के बारे में देखा, जैसे कि कौवा, गौरैया, कबूतर, कोयल, दर्जन पक्षी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक ये यहाँ पहली दी है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक देखो दिखे नीला ही नीला। अब ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी अर्थात मोर के बारे में बात हो रही है। क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? कठफोड़ा नाम का एक पक्षी होता है, वो भी बसंत गौरी की तरह ही पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो और उस सब के बारे में पता करो कि वो घोंसला कहाँ पर बना है, किन किन चीज़ों का उसमें यूज किया गया है, उसमें कौन सा पक्षी है, ये सब। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए अभी हमने देखा कि पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो और एक छोटा सा कागज़ का पक्षी भी उसमें बैठा हो, तब देखो कैसा लगेगा। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हम भी अपना घर छोड़कर कहीं जाना पड़ता। जब हम चलने और बोलने लगें, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर या फिर पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ जमीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर और कुछ पानी में। आगे यहाँ पर क्या दिया है, चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है अथवा नहीं। हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ पक्षियों के पैर दिखाए गए हैं, उनके पंजे, और ये बताया है कि कौन सा पंजा किस में सहायक होता है। देखिए यहाँ पर इनके पंजों के बीच में जो जाली बनी हुई है किस में सहायक होते हैं? इस टाइप के पंजे ये पानी में तैरने के लिए सहायक होते हैं। इस तरह के टहनियों को पकड़ने में सहायक होते हैं। ये शिकार को पकड़ने के लिए सहायक होते हैं। देखिए इनके नाखून कुछ बड़े हैं। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के लिए, और यहाँ पर ये जो लंबी टांगे वाले हैं ये हैं ज़मीन पर चलने में सहायक होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ चोंच दी गई है, जैसे कि देखिए इस तरह की चोंच मांस को चीरने फाड़ने के लिए होती है, लंबी चोंच लकड़ी में छेद करने के लिए, और इस तरह की छोटी और मुड़ी हुई चोंच फूलों का रस चूसने के लिए। इसके बाद यहाँ दी है कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए होती है। इस तरह की जो चोंच होती है बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, और ये होती है काटने के लिए। इसके बाद जानवरों के दांतों के बारे में बात हो रही है। जो गाय होती है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो ये गाय के दांत के बारे में बताया कैसे होते हैं। इसके बाद बिल्ली के दांतों के बारे में बात हो रही है। बिल्ली के दांत होते हैं नुकीले, जो कि मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। इसके बाद यहाँ सांप के बारे में बात हो रही है। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, लेकिन जब वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खा सकता, बल्कि कैसे खाता है शिकार को, पूरा निगल जाता है। इसके बाद यहाँ गिलहरी के दांतों के बारे में बात हो रही है।
गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि वो कौन सा जानवर है जिसके दांत बढ़ते रहते हैं और वो उन्हें छोटा करने के लिए काटना और कुतरने का काम करता है। तो गिलहरी है जिसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। देखिए ऑप्शन में चूहा भी दिया होता है, चूहे के भी दांत बढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सीटेट के एग्जाम में हमेशा एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वही आंसर आपको सही लगाना होता है। चलिए आगे देखते हैं। आओ अपने दांतों के बारे में पता करें। चलिए ये तो कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे क्या है इसमें, यहाँ पर आगे यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। और इसके साथ ही हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने ये लेसन कंप्लीट किए। फ्रेंड्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम आगे के लेसन करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।